नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है और इस बार उन्होंने सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में मंत्री सिर्फ चपरासी बनकर रह गए हैं। जैसे ऑफिस में चपरासी सिर्फ मुहर मारने के लिए रहता है, ठीक उसी तरह मंत्री भी रहते हैं। सुधाकर सिंह कैमूर के चैनपुर में बोल रहे थे। चैनपुर के हाटा बाजार में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां सुधाकर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर थे। सुधाकर यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीएम नीतीश पर भी जमकर हमला बोला। सुधाकर ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, नहीं तो उनकी आत्मा स्वर्ग नहीं जा पाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि स्वर्ग का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होकर जाता है। 17 साल में नीतीश सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि ये बिहार सरकार में कृषि मंत्री थे, लेकिन इन विवादित बयानों को लेकर अक्सर ये सुर्खियों में रहते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ पीएम की कुर्सी का सपना देख रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि स्वर्ग का रास्ता पीएम की कुर्सी से होकर जाता है। तो एक बार फिर से उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तानाशाह बताया है और बिहार सरकार पर बड़ा हमला उन्होंने किया है। सुधाकर सिंह का ये विवादित बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सुधाकर सिंह वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कई तरह की बातें सामने रखी। उन्होंने मंत्रियों की तुलना चपरासियों से की है और साफ साफ कहा कि जिस तरह से चपरासी मुहर लगाते हैं और उनका वही काम है, वैसे ही बिहार सरकार के मंत्रीगण भी ठीक वैसा ही कुछ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुहर मारने का काम ही मंत्रियों का है। यानी कि एक बार पहले भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी और अब जब वो कृषि मंत्री नहीं रही, बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर कार्यरत नहीं है, इसके बावजूद उनका विवादित बयान लगातार सामने आ रहा है और सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर रहा। तो ये बयान हमने आपको सुनवाया किस प्रकार से सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार पर हमला किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ पीएम बनना चाहते हैं, यही ख्वाब है उनका। किसानों की बात सुनने वाला कोई नहीं। आपको बता दें कि कृषि मंत्री के तौर पर ये कार्यरत रह चुके हैं और इससे पहले भी 2 अलग अलग तरह के विवादित बयान उन्होंने दिए और इसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक? जब देश की आजादी चल रही थी तो देश में 3 बड़े संगठन के कैमूर तक का रचा जा रहा है। क्या है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक? जब देश की आजादी चल रही थी तो देश में 3 बड़े संगठन के कैमूर तक का रचा जा रहा है। घर का मालिक है और घर के अन्य सदस्य, उसकी भी संघर्ष है। व्यवस्था को लेकर के कि साल भर में आदत क्या हुई, खर्च क्या हुए। ये जो पहचान की जो लड़ाई है, ये कोई साधारण लड़ाई नहीं और इसके लिए लाखों करोड़ों लोग अपनी शहादत किया लोगों ने। अभी हाल ही में पहचान की लड़ाई देश के किसानों ने लड़ा। जब देश में 3 कानून आ गए किसानों के खिलाफ, तो किसानों ने धरना दे दिया दिल्ली में 13 महीने। आजाद भारत में उससे बड़ा धरना हम लोग नहीं मानते, उतनी बड़ी लड़ाई हम लोग नहीं मानते जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। करीब 750 लोगों ने शहादत दिया था। तब किसान एक बड़ा समूह है जो देश की आबादी का 70% 75% है, तो उनकी बात सुनी गई और कानून वापस लिया गया। लेकिन संकट कहाँ पैदा होता है? जब समाज में बहुत छोटा हिस्सा अपनी पहचान की लड़ाई लड़ता है। खरवार समाज की आबादी प्रतिशत में होगी, अब वो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है कि इसमें वोट बैंक दिखता नहीं लोगों को, राजनीतिक दलों को, कि वोट बैंक में लगता है कि वह छोटा हिस्सा है, थोड़ा इधर उधर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, बूथ पर तो जाएंगे ही जाएंगे और मेरे लाठी वाले तो बूथ पे कब्जा कर ही लेंगे, इसलिए उनकी बात क्या सुनने। ये 17 सालों से सरकार है।
और देखिए, किशनगंज में महागठबंधन के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू और आरजेडी के नेता आमने सामने हैं। आरजेडी नेता और किशनगंज विधानसभा के सचेतक इजहार असफी ने खुले मंच से जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद के खिलाफ शराब और ड्रग्स माफिया से संपर्क होने के आरोप लगाए, जिसके बाद जेडीयू नेता ने आरजेडी नेता इजहार असफी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। साथ ही मास्टर मुजाहिद ने इसकी शिकायत सीएम और डिप्टी सीएम से करने की बात कही है। कहा जाए तो किशनगंज में महागठबंधन के दो बड़े घटक दलों के नेता एक दूसरे पर शराब और ड्रग्स माफिया से जुड़े होने का आरोप लगा रहे हैं। ये नहीं कहा गया है, और जो खुद उनके रिश्तेदार हैं, जो हम लोगों के समर्थक हैं, उनको भी चेतावनी दी गई है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा जुबान काट के कुत्ता को खिला देंगे, तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, और इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब लौटेंगे, मैं सबको जो है घटना इन बातों से अवगत कराऊंगा। आज भी उनके भट्टा में डेली दारू पार्टी चलता है, ये जनता नहीं जानती है क्या? मास्टर मुजाहिद कभी एक सिगरेट भी पिया है क्या? और एक जालसाज अभिषेक अग्रवाल ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है। दरअसल आईपीएस अधिकारी और गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार को लेकर अभिषेक अग्रवाल ने बिहार के बड़े पुलिस अधिकारी को चीफ जस्टिस बनकर फोन किया और आदित्य कुमार से संबंधित सारे आरोपों की जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही है। आर्थिक अपराध इकाई ने पूरे मामले की जांच की और आदित्य कुमार को बेकसूर माना। बाद की जांच में वो नंबर फर्जी निकला, जिससे खुद को मुख्य न्यायाधीश बताते हुए अभिषेक अग्रवाल ने फोन किया था। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार और अभिषेक अग्रवाल समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया। इस मामले में आज अभिषेक अग्रवाल सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सूत्रों के हवाले से हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। बिहार में एक बड़ी जालसाजी का खुलासा हुआ है। अभिषेक अग्रवाल, जी हां, वही नाम है उस सातिर का जिसने बिहार के तकरीबन 1 दर्जन आईपीएस अफसरों के साथ अपनी तस्वीरें खिंचाई हैं। और इसी अभिषेक अग्रवाल, जो बहुत बड़ा सातिर है, उसने पुलिस महकमे के एक बड़े अधिकारी को फोन किया और आईपीएस अफसर आदित्य कुमार को आरोपों से मुक्त करने की गुजारिश की। चीफ जस्टिस बनकर उसने ये कॉल किया था और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच भी हुई और जांच में आदित्य कुमार को कहीं न कहीं से क्लीन चिट मिली और उसके बाद आदित्य कुमार की पोस्टिंग भी हो गई। लेकिन धीरे धीरे जब इस फोन कॉल्स की जांच की गई तो पता चला कि ये एक जो सातिर जालसाज है उसका फोन कॉल है, उसका ये फोन नंबर है। इसके बाद इसी आर्थिक अपराध इकाई में इस सातिर जालसाज के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया, पूरे मामले की जांच की गई और इसके बाद आज आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो सातिर जालसाज है अभिषेक अग्रवाल, इसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 3 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए, यानी 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इस पूरे मामले में 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें आईपीएस अफसर आदित्य कुमार भी हैं और उनके यहाँ भी आज दबिश दी है आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने। इसके अलावा कई जो गैर नामजद लोग हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च किया गया है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और जिस मामले को लेकर फोन किया गया था उस समय एसएसपी के पद पर आदित्य कुमार तैनात थे गया में और उसी मामले में उनको क्लीन चिट देने की बात सामने आई है। निश्चित तौर पर एक बड़ा कह सकते हैं ये मामला सामने आया है। 4 लोगों को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले में अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम इनको रिमांड पर लेगी और कोर्ट में रिमांड के लिए संभवतः कल यानी सोमवार को प्रे किया जाएगा आर्थिक अपराध इकाई की टीम की तरफ से। और निश्चित तौर पर जो ये खुलासा हुआ है वह काफी चौंकाने वाला है कि एक सातिर ने पूरे पुलिस महकमे को कैसे अपने जाल में फंसाया और एक आईपीएस अफसर उसके साथ उसकी तस्वीरें हैं उसके फेवर में उसने काम किया। अब देखना होगा इस पूरे मामले की जांच जब आगे बढ़ती है तब किस तरह का खुलासा सामने आता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और शिक्षण संस्थानों में हिजाब की जरूरत पर पूरे देश में बहस चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अब बिहार के मुजफ्फरपुर में इसको लेकर एक नया बवाल सामने आ गया है, जहां कॉलेज में हिजाब उतारने को लेकर कुछ छात्राओं और प्रोफेसर के बीच बहस हुई और फिर यह बहस हंगामे में तब्दील हो गई।
मुजफ्फरपुर के महंतो दर्शन दास महिला कॉलेज के बाहर हंगामा मचा है। विवाद हिजाब को लेकर है। दो छात्राओं का कहना है कि प्रोफेसर ने उन्हें हिजाब हटाने को कहा। इससे इनकार करने पर देशद्रोही करार दिया गया और पाकिस्तान चले जाने की बात कही गई। विवाद के बीच ही छात्राओं के अभिभावक भी वहां पहुंच गए और हंगामा बढ़ने लगा। पहले सुनिए हिजाब हटाने को लेकर हुए विवाद पर छात्रा का क्या कहना है। एग्जाम दे रहे थे, उसके बाद आगे बोलते हैं कि हिजाब खोलो, तुम ब्लूटूथ लगाई हो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है। उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती, यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। छात्रा मामले को धर्म से जोड़ रही है। हालांकि कॉलेज प्रशासन इसे साजिश करार दे रहा है। प्रिंसिपल ने कहा कि छात्राओं को मोबाइल और ब्लूटूथ हटाने को कहा गया था, लेकिन इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई और मुद्दा ऐसा बनाया गया जैसे कोई बहुत बड़ा विवाद हुआ हो। हंगामे के बीच पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। जब कहा गया, उसके पास जब टीचर आए और बोले कि तुम भी दिखाओ, चूंकि उसने हिजाब पहना रखा हुआ था, कान उसके ढके हुए थे, बस यही कहा गया कि कान तुम खोल के दिखा दो कि ब्लूटूथ का यूज तो नहीं कर रही हो। जिस पर लड़की भड़क गई और बोली कि मैं कान नहीं दिखाऊंगी और टीचर से वो जिरह करने लगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। स्थिति का आकलन कर लिया है, कुछ देर के लिए हम लोग रखते हैं। पर हिजाब को लेकर मामला है। हाँ, परीक्षा चल रहा है, वो चेकिंग के दरमियान में उस तरह की कुछ बात आई थी और इसका समाधान हो गया। पिछले कुछ दिनों से हिजाब को लेकर विवाद सुर्खियों में है। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब बिहार में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। छात्राएं धर्म का हवाला दे रही हैं, तो कॉलेज प्रशासन हिजाब के बहाने दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और बिहार में विपक्ष का पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी लगातार जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर ने कहा कि दुनिया की सारी बुराई पीएम मोदी में ही है। तारिक अनवर ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान का समर्थन भी किया है। सर, बहुरूपिया कहा जा रहा है ललन सिंह के द्वारा प्रधान। क्या गलत कहा जा रहा है? ठीक ही कहा जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री बहुरूपिया तो है ही है। जिस तरह से रूप धारण करते हैं वो, और ढोंगी भी हैं, झूठ भी बोलते हैं। जो सब बुराई है वो सब बुराई उनमें है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के घोषपुकुर में सांप का जहर बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि सांप के जिस प्रजाति का जहर बरामद किया गया वो सांप फ्रांस में मिलता है। पकड़े गए तस्कर ने बताया कि सांप का जहर बांग्लादेश से लाया जा रहा था और इसकी सप्लाई किशनगंज के रास्ते नेपाल में की जानी थी। वन विभाग की टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तस्करी के पीछे आखिर कौन कौन से लोग हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए, सांप के जहर की बरामदगी की गई है। दरअसल ये सांप हिंदुस्तान का नहीं बल्कि फ्रांस के सांप का जहर लाया गया और इसकी तस्करी की जा रही थी, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन कौन से लोग इस तस्करी में जुड़े हुए हैं। वन विभाग की टीम इसकी जांच कर रही है। वहीं पूर्णिया पुलिस ने एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में से 2 फर्जी पत्रकार बनकर ठगी किया करते थे। इनके पास से 135 एटीएम, प्रेस के 2 फर्जी कार्ड और कई सामान बरामद किए गए। जब्त की गई एक बाइक पर भी प्रेस लिखा हुआ है। सभी एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालते थे और इनके खिलाफ कई जिलों में मामले दर्ज किए गए हैं। उसमें एटीएम बदल करके यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जा रहा है तो ये जो भोले भाले सादे लोग होते थे वो बोलते थे कि नहीं लाइए, आपका लगता है कि डिक्लाइन कर गया है, और ये उनको बताते थे। लेकिन अपने हाथ में एक दूसरा एटीएम लेकर के सेम बैंक का और उसको घुसा करके फिर उनसे भी दिखा देते, देखिए भाई अब काम नहीं कर रहा है ये। फिर उनको दूसरा एटीएम डाल करके फिर वहाँ से चंपताते थे और फिर दूसरे जगह जा करके पैसे उसकी निकासी कर ले जाती थी, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर एटीएम से।
और मधुबनी में एक नाबालिग से गैंग रेप किया गया। पीड़ित के बयान पर 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की को उसके परिचित ने फोन कर गांव के ही एक सरकारी स्कूल में बुलाया, जहां 7 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। पुलिस ने मोहम्मद तासिफ, मोहम्मद रब्बानी और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राजधानी पटना आईआईटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 4th ईयर के छात्र देवानंद पंडित के इलाज के दौरान मौत को लेकर छात्रों में गजब का आक्रोश है। आईआईटी के गेट पर छात्रों ने धरना दिया। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद छात्र को बीटा के एनएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रों ने कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसकी एज 28 ईयर, ठीक है, उसकी 1.5 साल की बेटी है। उसके वाइफ के और बच्ची को एज मैक्सिमम एज हम लोग कितना कंपनसेशन दे सकते हैं वो कॉलेज को करना है। और देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक कहावत के जरिए रेणु देवी ने भक्त चरण दास पर निशाना साधा। सुनिए रेणु देवी ने क्या कुछ कहा है। वो हाथी चले बाजार और क्या भुगता है 1000 वही होता है। चलिए, वो हाथी चले बाजार और क्या भुगता है 1000 वही होता है। चलिए। वहीं समस्तीपुर के मोईउद्दीन नगर में NH 122B की जर्जर स्थिति को देखते हुए सड़क निर्माण की मांग को लेकर जल सत्याग्रह किया जा रहा था। आज प्रदर्शन के चौथे दिन वैशाली से लेकर बेगूसराय तक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि के नाम अपने शरीर पर लिखकर प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया। हालांकि आंदोलन के चौथे दिन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य का जिम्मा जिस एजेंसी को मिला है, उसके अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने अपना सत्याग्रह खत्म किया। बता दें कि महुआ से बेगूसराय जिले के बछवाड़ा तक इसका निर्माण कार्य होना है, लेकिन पूरे NH की स्थिति ऐसी है कि लोग पैदल तक नहीं चल पा रहे। इनके कहने पे कि मरम्मती का कार्य 1 महीना में, हम 20 दिन मांग रहे थे, हम लोग 1 महीना का समय दिए कि 1 महीना में कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगर कार्य पूरा नहीं हुआ, सर कार्य पूरा नहीं हुआ तो हम लोग फिर इसी जगह बैठेंगे। कार्य पूरा हो जाएगा और इन्हीं के आश्वासन पे किसी मतलब हम तो कह रहे थे शुरू से ही कि आप काम प्रारंभ कीजिए, हमको लिखित आश्वासन दीजिए। और त्योहार के सीजन में दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई टिकट की बढ़ी कीमतों से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। अब लोग दरभंगा की बजाय पटना एयरपोर्ट से यात्रा करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआत में तो हवाई टिकटों के दाम सही थे, लेकिन अब लोगों को उड़ान स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा और हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराने के पीएम के सपने पर ग्रहण लगता दिख रहा है। 19,000 रुपया छठ के टाइम में, दिवाली के टाइम में ये स्पाइस जेट ने अपना रेट कर रखा दिल्ली दरवाजा का, और ये भी कहा था कि ब्लैकमेल है। जिस तरह स्कार्सिटी हो गई तो आप ब्लैकमेल करके बढ़ा दिए। और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में स्पाइस जेट को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर उसको 4,035 रुपया लेना है। उस कनेक्टिविटी स्कीम का आप फ़ायदा उठाते हैं, 1% वैट आपका यूज करते हैं, सब करते हैं, और रेट आपने वो कर दिया। अनुपात है वो कम है। आज पटना का आज दरभंगा से कम है। अगर पटना जाके कहीं जाना होता है तो यहाँ से बहुत कम में टिकट होता था। ऐसा क्यों? जबकि वहाँ तेल का रेट है, टैक्स का रेट है 28% और यहाँ 1%, उसके बावजूद भी वहाँ सस्ता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो है मतलब भेद है। तो लोग सब दरभंगा, इस लगभग 16-17 जिला के लोग दरभंगा आते थे और ये फ्लाइट भारत का नंबर 1 था और भाड़ा के कारण लोग जा रहे हैं। तो आम आदमी का तो यही है कि जो उसके बस के बाहर की भाड़ा है, जो प्रधानमंत्री का सपना वो चकनाचूर हो गया, चप्पल वाले भी जा सकते हैं। और कोसी रेंज के डीआईजी और चर्चित आईपीएस शिवदीप लांडे ने कहा है कि बचपन में उनके घर की जो परिस्थितियां थी उससे निराश होकर और अपने गुस्से में वे अपने पिता की हत्या करना चाहते थे। पटना में शिवदीप लांडे अपने लिखित पुस्तक विमेन बिहाइंड द लॉयन के दूसरे संस्करण के विमोचन के मौके पर संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवदीप लांडे ने कहा कि उनके पिता नशे के आदी हुआ करते थे और ड्रग एडिक्ट होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। पिता के
के कारण घर की स्थिति बेहद खराब हो गई थी, लेकिन मां ने संबल दिया और प्रोत्साहन, अनुशासन और संबल देकर आगे बढ़ाया, जिसके कारण आज उनके कंधे पर अशोक स्तंभ लगा है। शिवदीप लांडे ने कहा कि अपनी मां के कारण ही वो औरतों के प्रति काफी संवेदनशील रहे हैं और आज भी उनके पास औरतों से जुड़ा हुआ जो मामला आता है उसको प्राथमिकता के आधार पर वो हमेशा सुलझाते हैं। हिंसा की जो प्रवृत्ति थी कि पिताजी के खिलाफ मुझे करना चाहिए, तो माँ के एक डायरेक्शन में वो जो उसको एक स्ट्रीमलाइन हो गया, चैनलाइज किया गया एजुकेशन के माध्यम से, इंजीनियरिंग के माध्यम से और सर्विस के माध्यम से। और जब मैं स्पेशली पुलिस सर्विस में आया तो ये पीपल ओरिएंटेड सर्विस है और यहाँ पे आपको दोनों चीज चाहिए, कलम भी चाहिए और आपके पास में डंडा भी होता है। तो मुझे लगता है कि एक न्यायगत प्रक्रिया, जिसको न्याय देने की जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम होते हैं, उसके तौर पे उनका जो एक गुण था वो शायद हो सकता है मुझे चैनल डिफरेंटाइज होने से मैं उसमें कुछ कर पाया हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।